जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंट जीशांग पर हेवनली सेंट्स ने अटैक कर दिया, वहीं पर चेनपिंग भी ब्रिज के पास पहुंच चुका था। सेंट जीशांग ने उसे ब्रिज पर जाने का मिशन दिया तो चेनपिंग हेवनली प्रेशर को फेस करते हुए जैसे तैसे ब्रिज पर पहुंच गया। हालांकि इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया था। इधर जैसे चेनपिंग ब्रिज पर गया, सेंट जीशांग की मौत हो गई। अब स्मॉल टाउन में एक नई शुरुआत होने वाली थी। यहाँ के ऑलमोस्ट सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे, मगर अभी भी हमारे कई सारे सवालों का जवाब बाकी है। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ओपनिंग सीन में हमें स्मॉल टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर रोज के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। और तभी हमें कुछ बहुत ही खतरनाक बीस्ट दिखाए गए, जो कि सीधा जंगलों से होते हुए स्मॉल टाउन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मगर इससे पहले कि वो बीस्ट स्मॉल टाउन पर अटैक कर पाए, मास्टर रुआन ने अपने हैमर से स्वॉर्ड पर अटैक कर दिया। उनके हैमर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज हो गई थी, जो कि जंगलों से होते हुए सीधा उन बीस्ट को एक ही झटके में खत्म कर देती है। जो भी बीस्ट जिंदा बचे थे उन्हें मास्टर रुआन की आवाज आने लगी। उन्हें बता रही थी कि अब मैं स्मॉल टाउन का नया सेंट हूँ। अगले 60 सालों तक स्मॉल टाउन पर मेरा कंट्रोल रहेगा, इसलिए भूले भटके भी स्मॉल टाउन के बॉर्डर के पास मत आना, वरना बेरहमी से मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग देखता है कि उस पर अचानक से पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। चेनपिंग आज काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सेंट जीशांग के साथ हुआ क्या है। चेनपिंग देखता है कि वो सारी पेटल्स जाकर ड्रैगन स्लिंग प्लेटफॉर्म पर गिर गई है। वो कह रहा था कि बस निंग्याओ की स्वॉर्ड एक बार तैयार हो जाए, फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को शार्प करूंगा। बस एक बार उसकी स्वॉर्ड रेडी हो जाए, फिर तो निंग्याओ के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो अपनी बास्केट उठाकर सीधा टाउन में पहुंच गया। वो देखता है कि एंसेस्ट्रल ट्री अब बेजान होकर नीचे गिर चुका है। लोग तो उसकी लकड़ियां काटकर अपने घर ले जा रहे थे। और तभी चेनपिंग की नजर पड़ती है ली बाओपिंग पर। वो तुरंत ही उससे बात करने चला गया। ली बाओपिंग भी एंसेस्ट्रल ट्री की लकड़ियों को कैरी कर रही थी। वो कहती, चेनपिंग जरा जल्दी बोलो, मैं आज काफी ज्यादा बिजी हूँ। अगर मैंने जल्दी से ये लकड़ियाँ कैरी नहीं की तो गाँव के सभी लोग इस पेड़ को साफ कर देंगे। तो चेनपिंग उससे कहता है, देखो तुम रहती हो फुलू स्ट्रीट पर, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन है तो तुम ये सारी लकड़ियाँ मेरे घर जमा कर सकती हो। इस तरह से तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम ढेर सारी लकड़ियाँ जमा कर पाओगी। बाओपिंग को भी ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन वो चेनपिंग से कहने लगी कि तुम ऐसे ही फ्री में तो मेरी मदद नहीं करने वाले, बताओ तुम्हें मुझसे बदले में क्या चाहिए। चेनपिंग को तो उसकी बातों से ही हंसी आने लगी। वो समझ गया कि ये बंदी काफी ज्यादा चालाक है। वहीं पर बाओपिंग उससे कह रही थी कि प्लीज जरा जल्दी बताओ, इन भारी लकड़ियों का वजन मैं ज्यादा देर तक उठा नहीं सकती। तो चेनपिंग कहता है, ठीक है, अगर लकड़ियाँ जमा करते हुए तुम्हारे हाथ कोई हरा पत्ता लग जाए तो उसे संभाल के रखो। शाम को मैं तुमसे वो लोकस लीफ कलेक्ट करूंगा। जिस पर बाओपिंग कहती, बस तुम्हें सिर्फ हरे पत्ते चाहिए ना? तो चेनपिंग कहता है, हाँ बस उतना मेरे लिए लेकर आना। जिसके बाद चेनपिंग उसे अपने घर की चाबी देने लगा, मगर बाओपिंग कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं है, मैं तो बड़ी आराम से तुम्हारे घर के आंगन में लकड़ियाँ फेंक सकती हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही चेनपिंग के घर की तरफ रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ एल्डर वांग कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि जब ये एंसेस्टर का पेड़ गिर जाएगा तब हमारे टाउन पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट अटैक करेंगे, मगर आज का नजारा देखकर तो मैं हैरान हो गया। लोग इस एंसेस्ट्रल ट्री की लकड़ियों से अपना चूल्हा जलाएंगे। इस बात से साबित होता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा कोई वजूद नहीं। इस पेड़ पर रहने वाले एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर आज उनकी कोई वैल्यू नहीं। शायद सेंट जीशांग के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कुछ ही सालों के बाद यहाँ के लोग उसे भूल जाएंगे और अब वो अपना स्मोक फैलाते हुए माओ कुजान की ग्रैनी को वहाँ पर समन कर लेते हैं। ग्रैनी उन्हें आते ही ग्रीट करने लगी। वो उनसे पूछ रही थी कि आज आपने मुझे कैसे याद किया। जिस पर एल्डर वांग कहते कि तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम में जरा भी दम है तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करोगी। वैसे भी स्मॉल टाउन की ब्रिज ने तुम्हारी सारी ऑफरिंग को कट ऑफ किया है। तुम्हारी पुरानी करतूतों की वजह से इस टाउन में तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली, लेकिन जैसे ही तुमने ये ब्रिज क्रॉस किया तुम एक इवल सोल से रिवर गॉड बन जाओगी। मगर माओ कुजान की ग्रैनी इस खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो एल्डर वांग को बताने लगी कि कल रात ही इस ब्रिज पर मौजूद वुडन कॉरिडोर कोलैप्स हो गया। मैं देखना चाहती थी कि आखिर उस ब्रिज पर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे मैं उस ब्रिज के पास गई मुझे ऐसा लगा कि मैं आग की भट्टी में गई हूँ। मुझे इतनी ज्यादा पेन हुई कि मैं उसे सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसकी बातें सुनकर एल्डर वांग हंसने लगे। वो कहते, देखो फैसला तुम्हारा है, अगर तुम्हें हमेशा इसी कीचड़ में रहना है तो रह सकती हो, लेकिन अगर तुमने थोड़ी तकलीफ सहन की तो तुम एक रिवर गॉड बनोगी। बस हिम्मत करके एक बार उस पेन को सहन करो। तो ग्रैनी एल्डर वांग की सजेशन लेकर वहाँ से गायब हो गई। ग्रैनी के वहाँ से जाते ही सेंट जीशांग का डायरेक्ट डिसाइपल लांग वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहते, सीनियर आपके पास तो कमाल की मैजिकल पावर्स है, आप तो खुद होकर
होकर ही रिवर गॉड को सिलेक्ट कर रहे हो, जबकि ये काम तो किसी और का है। अगर आप ऐसी ही मनमानी करते गए तो वे ऑफ हेवन डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस पर एल्डर वांग कहती कि बच्चे तुम में मेरी जितनी समझ नहीं, अगर मैं उस इवल सोल को रिवर गॉड बना रहा हूँ तो उसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि लांग उनकी बातों से सहमत नहीं था। वो कह रहा था कि स्मॉल टाउन के जितने भी पावरफुल लोग अपनी तरीके यूज करते हैं, उन तरीकों से यहाँ के नौजवान बिल्कुल भी खुश नहीं। जिसके बाद वो एल्डर वांग के पास जाकर बैठ जाता है। वो उन्हें बताने लगा कि मैं सेंट जीशांग का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। उनके पास ग्रेट कल्टीवेशन स्किल्स थी, लेकिन बस अपने कल्टीवेशन के दम पर वो डा ऑफ हेवन का मुकाबला नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है सेंट जीशांग की गलती कहाँ पर हुई? आप उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहोगे? मेरे ख्याल से वो एक जीनियस थे और वो मास्टर वेनशेंग के फेवरेट डिसाइपल थे। उन्होंने अपनी जान देकर इस टाउन को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये सही किया। अगर मैं उनकी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उसकी बातें सुनकर एल्डर वांग कहने लगी कि बच्चे तुमने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, इसलिए अब मैं मेरी थॉट प्रोसेस तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से स्मॉल टाउन की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सेंट जीशांग को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर उन्हें बस मौत मिलने वाली थी। उन्हें जबरदस्ती मौत की खाई में ढकेला गया और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। एल्डर वांग की बातें सुनकर लांग हंसने लगा। वो कहता है सीनियर सेंट जीशांग को मारने की प्लानिंग लगभग 80 सालों पहले ही की गई थी और फिलहाल मेरी उम्र है 30 साल, तो भला मैं उन्हें मारने की प्लानिंग कहाँ से करूँगा? जिस पर एल्डर वांग कहते कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी है, मगर इस अरेंजमेंट का तुम भी एक हिस्सा थे। तो लांग तुरंत उठकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि समय काफी तेजी से बदल रहा है। स्मॉल टाउन पर अब डेली डायनेस्टी की हुकूमत होगी, साथ ही साथ यहाँ की पियून माउंटेन पर स्मॉल टाउन का एक सेक्ट बनेगा। तो मैं उसी पियून माउंटेन को देखने के लिए यहाँ आया था। यहाँ से गुजरते वक्त मेरी आप पर नजर पड़ी, इसलिए मैं हाय हेलो बोलने यहाँ चला आया। जिसके बाद वो एल्डर वांग को ग्रीट करके वहाँ से ही चला जाता है। लांग के वहाँ से जाने के बाद एल्डर वांग सेंट जीशांग से कहने लगे कि उस दिन तुम पूरी रात ब्रिज पर थे, वहाँ पर पता नहीं तुमने किसके साथ बात की, मगर तुमने जरूर से कोई दाव खिला है जिसका आज न कल मुझे पता चल ही जाएगा। वही दूसरी तरफ हम मास्टर रुआन को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए डाली डायनेस्टी का एक सुपरवाइजर शांग पहुंच चुका था। मास्टर रुआन उसे बता रहे थे कि मैं 60 सालों तक स्मॉल टाउन को कंट्रोल करूंगा। अगर तब तक तुम्हारी डाली डायनेस्टी मेरे हिसाब से चलती रही तो 60 सालों के बाद जरूर से पियून माउंटेन पर एक सेक्ट बनेगा। ये सुनकर तो शांग काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि डाली डायनेस्टी आपकी हर एक शर्त को कबूल करती है। फिलहाल इस पूरे टेरिटरी में टोटल 62 माउंटेन्स है, तो आप इनमें से किसी भी माउंटेन को सिलेक्ट करके उस पर अपना सेक्ट बना सकते हो। तो मास्टर वन कहते कि पियून माउंटेन के अलावा और किसी माउंटेन पर हमारा सेक्ट नहीं होगा। और उसी वक्त चेनपिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। शांग चेनपिंग को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था। इधर चेनपिंग निंग्याओ को मिलने बुला रहा था, तो शुयू से बताती है कि कल रात ही निंग्याओ को उसके टाउन से एक लेटर मिला, इसलिए वो बड़ी ही जल्दी में स्मॉल टाउन छोड़कर चली गई। चेनपिंग तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो गया था। उसे लगता है कि निंग्याओ बिना उसे गुड बाय बोले ही चली गई। तभी शुयू उसे बताने लगी कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो दोबारा से वापस जरूर आएगी। तो अब चेनपिंग मायूस होकर ब्रिज के पास पहुंच चुका था। उसे वहाँ पर निंग्याओ के साथ बिताए पल याद आने लगे और तभी चेनपिंग को रिवर में बहुत ही तेज रोशनी नजर आई, जिसमें से एक फेरी उसके सामने आ गई थी। वो चेनपिंग से कहती कि इस टाउन में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है सेंट जीशांग। उसने मुझे बताया था कि उस दुनिया से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, तो क्या तुम भी इस दुनिया से निराश हो? अब चेनपिंग उसे कोई जवाब दे पाई, इससे पहले वो फेरी वहाँ से गायब हो गई। थोड़ी देर में शुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो चेनपिंग से कहती अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, दरअसल मेरे फादर ने तुम्हें हमारे घर रहने की परमिशन दे दी है। वो चाहते हैं कि तुम हमारे घर पे रह के वहीं पर काम करो, आगे चलकर तुम सोड बनाने में उनकी मदद कर पाओगे। ये सुनकर चेनपिंग भी खुश हो गया, क्योंकि सेंट रुआन के घर पर ही वो अपने दुश्मनों से बचा रहेगा। ओके तैशुई, मेरी तरफ से तुम्हारे फादर को थैंक्स बोलना। अब ये लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर ही रहे थे कि तभी चेनपिंग को पानी के अंदर कुछ नजर आता है, इसलिए वो उस रिवर को घूर रहा था। तो शुई से पूछती कि चेनपिंग तुम उस पानी में एक टक क्या देख रहे हो? जिस पर वो कहता है पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही गंदी चीज पानी में मौजूद है। तो शुई तुरंत ही वहाँ का एक पत्थर उठाते हुए बड़ी तेजी से उस पानी में थ्रो करती है। वो पत्थर पूरी रिवर को शेक कर रहा था, मगर कोई उसमें से बाहर नहीं आया। तो कहते कि चेनपिंग यहाँ पर तो कोई नहीं, चलो अब हमने घर वापस जाना चाहिए। अब इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद माओ कुजान की ग्रानी पानी से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि ब्रिज के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही, तो वो अपने बालों से एक बहुत बड़े रॉक को उठाकर उस बैरियर पर थ्रो करती है, लेकिन उस पावरफुल ऑरा ने उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी। मगर उसे मास्टर वांग की कही बात याद आने लगी। उन्होंने उसे बताया था कि अगर तुम इस ब्रिज को क्रॉस करोगी
तो तुम एक रिवर गॉड बन सकती हो। इसीलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी। जैसे उस ब्रिज के पास पहुंची उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ ब्रिज की एनर्जी उसे बुरी तरह से घायल करने लगी, मगर वो पीछे नहीं हटती और फाइनली उसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया। हम देख पाते कि उस सोल को अब एक नई बॉडी मिल गई थी, जो देखकर वो खुशी से झूमने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मरने के बाद उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मगर तभी उस ब्रिज पर लगी हुई सोड अपनी तेज रोशनी से उस पर हमला कर देती है। उस लाइट में इतनी ज्यादा पावर्स थी कि इस बंदी को जलाकर राख कर दे। साथ ही साथ उसे एल्डर कुआन की आवाज भी आने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया है, मगर इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। भले ही तुमने ब्रिज को क्रॉस किया लेकिन तुम आजाद नहीं हो। तो कहती ठीक है, मैं आइंदा से कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगी। जिसके बाद एल्डर कुआई ने उसे रिवर के अपस्ट्रीम जाने के लिए बता दिया। वो कहते कि वहाँ किसी के सामने अगर तुमने अपनी पावर शो की तो मास्टर रुआन तुम्हें मार देगा। तुम्हें बस इस रिवर के पानी के लेवल को बढ़ाना होगा, यानी कि तुम्हारा काम है वाटर स्पिरिट को क्रिएट करना, जो कि बस एक रिवर गॉड ही कर सकती है। इससे मास्टर रुआन की सोड फोर्जिंग में काफी ज्यादा मदद होगी, तो वो भी तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे। इसलिए वो रिवर गॉड सीधा अपस्ट्रीम चली गई। इधर शुई चेनपिंग को लेकर अपने घर वापस आ गई थी। वो कहता है शुई मैं पढ़ नहीं सकता, मगर मैंने कहीं पर 2 लफ्ज देखे थे, क्या तुम मुझे उनका मतलब सिखा सकती हो? तो शुई कहती ठीक है, तुम बस उन्हें लिख के दिखाओ। मगर शुई को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो सोचती कि काश मैंने फादर की बात मानकर थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती। अब तो चेनपिंग के सामने मेरी फुल टू बेइज्जती होने वाली है। जिसके बाद वो डरते डरते चेनपिंग के पास पहुंच गई। वो देखती कि चेनपिंग ने तो मार्शल आर्ट से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं, जो देखकर शुई की जान में जान आ गई, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट का नॉलेज था। अब उन लफ्जों को पढ़कर बताती है कि ये तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के नाम हैं। हमारी बॉडी में टोटल 361 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स हमारे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है, मानो ये हमारे लिए गोल्ड और सिल्वर के माउंटेन्स है। अब जैसे शुई चेनपिंग की तरफ मुड़ती है तभी उसने देखा कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा ही मौजूद है। चेनपिंग और शुई से देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। वो बंदा शुई से कहता है अरे आप बोलती रहो, मुझे भी इन पॉइंट्स के बारे में जानना था। मगर शुई ने तो तुरंत ही वो लेटर्स मिटा दिए। जो देखकर वो बंदा कहने लगा कि अरे मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ यार, मैं तो नए काउंटी सुपरवाइजर शांग के साथ यहाँ आया हूँ। मगर ये दोनों भी उस बंदे को फुल टू इग्नोर मार रहे थे। अब शुई जमीन पर 2 लेटर्स लिख के उनके बारे में चेनपिंग को बताने लगी। तो बंदा शुई से कहने लगा कि अरे बाप रे, कितनी बेकार हैंडराइटिंग है यार तुम्हारी। छी छी, इतनी बड़ी हो गई मगर ढंग से लिखना नहीं आता। अगर तुम लिखने में थोड़े और एफर्ट लगाओगी तो शायद तुम्हारी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। तो शुई एक बार फिर से उसे नजरअंदाज करते हुए उन लेटर्स को दोबारा से लिखने लगी। जो देखकर वो बंदा कहने लगा कि मिस, क्या तुम मुझे डैनजोंग पॉइंट के बारे में बता सकती हो? मैं जानना चाहता हूँ कि वो पॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ पर है। मगर शुई इस पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो बंदा कहता है शायद तुम्हें इस पॉइंट के बारे में पता नहीं, भला तुम इस बेचारे बंदे को क्या ही सिखाओगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और अब जाकर शुई उस पर भड़क गई थी। तो उसे गुस्से में देखकर वो बंदा भी डर जाता है। वो कहने लगा मिस, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर तुम चाहो तो मैं इस लड़के को हमारी बॉडी में डैनजोंग पॉइंट दिखा सकता हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर फिर शुई ने उस पर पंचेस मारना शुरू कर दिए। हालांकि वो बंदा उसके हर एक पंच को डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगा। वो कह रहा था मिस, लड़कियों ने इतना गुस्सा दिखाना सही नहीं होता। अगर ऐसे ही बात बात पर लोगों को पीटती रहोगी फिर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ऐसी मारपीट करने वाले बंदे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर चिनपिंग शुई से कह रहा था कि अरे तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? तो शुई कहती बस थोड़ी देर रुक जाओ, इसे कूटने के बाद मैं तुम्हें और पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, तब तक मेरा इंतजार करना। इधर शांग मास्टर रुआन को शराब पिलाते हुए कह रहा था कि आपके रूल्स ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे आप कोई सा भी डिसीजन क्यों न लो, हमारी डाली डायनेस्टी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। तो मास्टर रुआन उसे अपनी शर्तें बताने लगे। वो कहते कि इस सिटी में वेंचिंग पवेलियन और वुशांग टेम्पल बिल्ड किया जाना चाहिए, जिस पर शांग भी अग्री हो गया। वो कहता है कि हमें पवेलियन और टेम्पल उन 2 लोगों को डेडिकेट करेंगे जो कि स्मॉल टाउन से पहली बार बाहर आने वाले 2 शख्स हैं। इनके बाद ही स्मॉल टाउन के लोग विलेज छोड़कर बाहर जाने की हिम्मत करने लगे थे। इसलिए तो हमारी डाली डायनेस्टी इन 2 लोगों को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। इन दोनों के लिए जरूर से टाउन में एक टेम्पल बनाया जाएगा, जिस पर सेंट रुआन भी राजी हो गए। मगर वो कहते हैं कि इस टेम्पल का लोकेशन तुम नहीं बल्कि एल्डर वांग डिसाइड करेंगे। जो सुनकर शांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहते हैं सीनियर, मैं इस एल्डर वांग को नहीं जानता। मास्टर रुआन कहते क्या कहा तुमने, तुम एल्डर वांग को नहीं जानते? ये तो बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि तुम्हारी डाली डायनेस्टी के मास्टर शिहू ने तुम्हें एल्डर वांग के बारे में नहीं बताया। ऐसा तो हो नहीं सकता। मास्टर रुआन अब शांग से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, जो देखकर शांग को भी टेंशन आने लगा। उसे डर था कि कहीं मास्टर रुआन उसके साथ की
हुई डील को ब्रेक न कर दे। और उसी वक्त मास्टर रुआन को किसी के हंसने की आवाज आई। दरअसल बादलों में कुछ कल्टीवेटर स्मॉल टाउन के बारे में बात कर रहे थे। वो अपनी सीनियर को बताते हैं कि स्मॉल टाउन के नए सेंट रुआन ने यहाँ पर कुछ रूल सेटअप किए हैं। अगर कोई भी उनकी बिना परमिशन स्मॉल टाउन के बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो उसे बेरहमी से मारा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो बंदी कह रही थी कि हम कोई मामूली कल्टीवेटर्स नहीं हैं और वैसे भी ये टाउन अब डेली डायनेस्टी के कंट्रोल में है, तो मास्टर रुआन यहाँ पर अपने कानून सेटअप नहीं कर सकता। उनकी बातें सुनकर मास्टर रुआन काफी ज्यादा भड़क गए। वो अपने हैमर को समन करते हुए कहने लगे कि तुम्हें क्या लगा, सेंट जीशांग की मौत के बाद तुम यहाँ पर घुस पाओगी? मैं भी सेंट जीशांग के ही रूल्स को फॉलो करता हूँ। जिसके बाद वो सीधे आसमान में जाकर उस बंदी के मुंह पर अपने हैमर से जोरदार अटैक कर देते हैं। इस एक ही अटैक में वो बंदी बादलों में ही कहीं पर गुम हो गई। अब मास्टर रुआन उन बाकी के लोगों को बताने लगे कि भले डेली डायनेस्टी यहाँ पर कुछ बदलाव करेगी, लेकिन ये लीजू हेवन केव हमारी है और मेरी परमिशन लिए बिना यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं आएगा। अगर आया तो फिर मैं अपने हैमर से उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब उनकी बातें सुनकर एक कल्टीवेटर कहने लगा कि अरे नए सेंट तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं। देखो तो मेरी बाउंड्री पर पाव रखने के बाद ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिसके बाद उस स्मॉल टाउन की बाउंड्री के एकदम करीब पहुंच गया, जो देखकर सेंट रुआन और ज्यादा गुस्सा हो गए। अब वो उसे हवा में उछालते हुए अपने हैमर से उसकी भी खोपड़ी तोड़ देते हैं। जो देखो बाकी बची लड़कियां तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। मास्टर रुआन कह रहे थे कि सेंट जीशांग नरम दिल थे, मगर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। अगर मेरे ऑर्डर के खिलाफ कोई गया तो मैं उसका नक्शा ही बदल दूंगा। जिसके बाद उन्होंने वापस से बड़ी स्टाइल के साथ जमीन पर जंप लगा दी। सेंट रुआन का ये जलवा देखकर शांग की तो फट गई थी। इधर मास्टर रुआन अपने खून के हाथ धोते हुए कहने लगे कि सेंट जीशांग, अगर आप मेरे मुकाबले आधा भी गुस्सा इन लोगों को दिखाते तो शायद आज आप जिंदा होते। पता नहीं आपने इतने आसानी से हेवन के खिलाफ हार क्यों मानी? क्या आपका जान देना इतना जरूरी था? इधर वो बंदा जो थोड़ी देर पहले शुई को चिढ़ा रहा था, वो मास्टर रुआन का सारा शो देख चुका था। वो कहता है अब मैं समझ गया कि वो लड़की इतनी गुस्से वाली क्यों है। वो तो पूरी तरह से अपने बाप पर गई है। काश उसमें उसकी माँ की थोड़ी सी क्वालिटीज होती। इधर बाओपिंग ने दिन भर में ढेर सारी लकड़ियाँ चेनपिंग के घर जमा कर दी थी। चेनपिंग के वहाँ आते ही वो उसे ग्रीन लोकस लीफ देने लगी, जैसा कि उसने चेनपिंग से वादा किया था। इसलिए चेनपिंग ने उस लीफ को कलेक्ट कर लिया, मगर वो देखता है कि बाओपिंग उससे नजरें नहीं मिला पा रही, तो समझ गया कि बाओपिंग के पास और लोकस लीफ है। इसलिए वो कहता है चलो दूसरा पत्ता भी मेरे हवाले कर दो। तो बाओपिंग गुस्से में आकर उसे एक और पत्ता दे देती है। चेनपिंग देखता है कि बाओपिंग काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए वो कहता है ये लो, ये पत्ते तुम ही रख लो। अगर तुम ये मुझे खुशी से देती तो शायद मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लेता, मगर एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुमने किसी से कोई वादा किया है तो उसे जरूर निभाना। एक अच्छा इंसान कभी अपने वादे नहीं तोड़ता। जिस पर बाओपिंग कहने लगे कि पता नहीं क्यों, मगर तुम बिल्कुल सेंट जीशांग जैसे ही साउंड कर रहे हो। वो भी हमेशा ऐसे ही लेक्चर देते हैं और इसी वजह से अब तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। जिसके बाद वो चेनपिंग के हाथ से वो पत्ते ले लेती है। चेनपिंग कह रहा था चलो अब मैं इन लकड़ियों को तुम्हारे घर तक ले जाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। ये सुनकर बाओपिंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें पसंद कर सकती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, ये बात तुम हमेशा याद रखना। उसकी बातों पर चेनपिंग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी उनकी नजर आसमान पर गई, जहाँ पर काफी सारे बादल घिराए थे। बाओपिंग चेनपिंग को बता रही थी कि शायद अब जोरों से बारिश होने वाली है, लेकिन चेनपिंग कहता है नहीं, ये बारिश वाले बादल नहीं हो सकते। दरअसल वहाँ से हजारों कल्टीवेटर्स फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होके गुजर रहे थे, जिनमें से एक है निंग्याओ। वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर सीधा चेनपिंग से मिलने पहुंच गई। चेनपिंग को तो लगा ही नहीं था कि दोबारा वो कभी निंग्याओ से मिल पाएगा। वो कहती चेनपिंग मैं तुम्हें बिना गुड बाय बोले नहीं जा सकती, मगर चेनपिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस इमोशनल होकर उसे घूर रहा था। जिसके बाद वो अपनी बास्केट से कोई चीज निकाल कर निंग्याओ को देने वाला था कि तभी निंग्याओ उससे दूर चली गई। दरअसल वो भी चेनपिंग से दूर नहीं जाना चाहती थी, मगर यही उनकी तकदीर है। अब थोड़ी देर बाद चेनपिंग बाओपिंग को लेकर कैंडिड हाउस खाने के लिए मार्केट में पहुंच गया। वो कहने लगा कि कैंडिड हाउस इतने महंगे होकर भी पहले जैसे डिलीशियस नहीं है, शायद अब यहाँ पर पहले जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।